नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ 2.0 में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। साहब, एक गुब्बारा ले लो ना, आपके बच्चे खुश हो जाएंगे। ले लो ना साहब, आपके बच्चे खुश हो जाएंगे। एक 5 साल की छोटी प्यारी सी बच्ची उस आदमी को बार बार बोल रही थी। तब वह व्यक्ति चिल्लाकर उस व्यक्ति को धक्का देकर बोलता है, चल भाग यहाँ से, जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं हमको परेशान करने। व्यक्ति द्वारा धक्का दिए जाने के कारण उसके सारे गुब्बारे फूट जाते हैं और वह रोती हुई वहाँ से चली जाती है। सारे गुब्बारे फूट जाने के कारण आज उसे भूखे ही सोना पड़ता है। उसके पास ना तो घर है ना ही खाने की व्यवस्था। खुले आसमान के नीचे वह बच्ची रोते रोते सो जाती है। सुबह होती है, वह उठती है और उस दुकान पर जाती है जहाँ से वह गुब्बारे लेती है और वहाँ से गुब्बारे लेकर फिर से बेचने लगती है। फिर जैसे ही सड़क पर कार रुकती है, वह बच्ची उस कार के पास जाकर बोलती है, मैडम जी, एक गुब्बारा ले लीजिए ना एक गुब्बारा, आपकी बहुत कृपा होगी। कार में बैठी महिला का ध्यान जैसे ही उस बच्ची के पैर पर गया तो वह उसे देखती ही रह गई। वह बच्ची देखने में इतनी सुंदर थी कि मानो भगवान ने उसे फुर्सत से बनाया होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने कार का शीशा खोलकर लड़की से गुब्बारा लेने की कोशिश की तो उनकी नज़र उसके पैर पर पड़ी, जिसे देखकर वह एकदम सहम गई। वह लड़की पैर से अपाहिज थी। फिर वह महिला उस बच्ची से बड़े प्यार से बोली, बेटा, क्या तुम्हारे माता पिता नहीं है? नहीं मैडम जी, मेरे माता पिता नहीं है और मुझे नहीं मालूम वह कौन है। मेरी एक प्यारी सी काकी थी, उन्हें भी भगवान जी ने अपने पास बुला लिया। तब से मैं यहाँ पर गुब्बारे बेचकर अपना गुजारा कर रही हूँ। फिर वह महिला बड़े प्यार से उस बच्ची से पूछती है, बेटा, यह तो बताओ, अगर तुम्हारा कोई इस दुनिया में नहीं है तो यह गुब्बारे तुम कहाँ से लाती हो? वह प्यारी सी बच्ची फिर सोचकर बोलती है, पास में ही अंकल के गुब्बारे की दुकान है। वह अंकल रोज मुझे कुछ गुब्बारे दे देते हैं। मुझे ही नहीं, मेरे जैसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें वह गुब्बारे दे देते हैं और उन गुब्बारों से जो पैसा मिलता है उनसे हम कुछ खरीद कर खा लेते हैं। वह महिला बच्ची से प्यार से पूछती है, लेकिन बेटा, आप रहते कहाँ हो? तो वह बच्ची दुखी मन से बोलती है, जब तक काकी थी तो उनके साथ मैं एक खोली में रहा करती थी, लेकिन काकी के मरने के बाद सब लोगों ने मुझे वहाँ से भगा दिया। अब मैं यहाँ फुटपाथ पर ही सो जाती हूँ। उस 5 साल की प्यारी सी बच्ची को देखकर उस महिला को उस पर तरस आ गया और वह उस लड़की को अपने कार में बैठा लेती है। 25 साल की इन महिला का नाम है राधिका जी। राधिका जी एक अनाथालय से संबंध रखती हैं। वहाँ वह अपने खाली समय में जाती हैं और छोटे बच्चों को कुछ न कुछ सिखाती हैं और उनकी देखभाल में अपना सहयोग देती हैं। तो उस प्यारी सी बच्ची को उस अनाथालय में छोड़ देती हैं। उस बच्ची ने जो अपनी काकी का नाम बताया था कि वह सरला काकी के साथ रहती थी, तो राधिका उन सरला काकी के बारे में जानकारी हासिल करती है। उसे पता चलता है कि सरला काकी पेशे से नर्स थी और एक किराए की खोली में रहती थीं, लेकिन कुछ समय पहले एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। धीरे धीरे समय बीतता है, वह बच्ची अनाथालय के बच्चों के साथ रहने लगती है। बारिश का मौसम था, सुबह के 6 बजे थे। राधिका सुबह जल्दी उठकर कुछ काम कर रही थी। जल्दी जल्दी हाथ चलाकर अपना काम निपटा ही रही थी कि कमरे में महिमा काकी आई और आवाज लगाई, बिटिया, चाय बन गई है, आकर पी लो। राधिका महिमा काकी से बोली, अभी 5 मिनट में आई काकी, आप चलिए। राधिका जब कमरे से बाहर आई तो उसने देखा
बाहर बारिश हो रही है। बारिश का मौसम उसे बहुत ही पसंद था, तो महिमा काकी ने उसके लिए चाय के साथ पकौड़े भी बनाए थे। राधिका को बारिश के मौसम में चाय के साथ पकौड़े खाना बहुत पसंद था, इसलिए वह काकी से बोली, आओ काकी, आप भी चाय के साथ पकौड़े के मजे लो। आज बारिश हो रही है, इस बारिश के ठंडे से मौसम में चाय के साथ पकौड़े खाने के मजे कुछ और ही हैं। तभी महिमा काकी बोलती है, राधिका बेटा तुम खाओ, मैं बाद में खा लूँगी। अभी वह गर्मा गर्म पकौड़े के मजे ले ही रही थी कि उसकी नज़र एक पत्र पर पड़ी, तो वह पत्र देखकर चौंक गई, क्योंकि यह पत्र उसकी सहेली अरुणा जी का था। अरुणा का पत्र देखते ही वह उसे खोलकर पढ़ने लगी। उसकी सहेली ने उस पत्र में लिखा था कि वह 5 दिन के बाद अपने देश वापस आ रही है। अरुणा कुछ साल पहले अपने देश को छोड़कर विदेश में सेटल हो गई थी। राधिका ने जैसे ही पढ़ा कि अरुणा अपने देश वापस आ रही है, वह खुशी से झूम उठी। अरुणा से उसकी पहचान कुछ साल पहले ही हुई थी। अरुणा के विचारों से राधिका बहुत प्रभावित होती थी। राधिका से अरुणा लगभग 5-10 साल बड़ी ही थी। अरुणा में गजब का आत्मविश्वास था। वह सीधे पल्ले की साड़ी पहनती थी और अपने बालों पर एक सुंदर सा जूड़ा लगाती थी। आंखों पर चश्मा, बड़ी बड़ी आंखें थीं। चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक अलग ही दिखती थी। इसीलिए राधिका पहली ही मुलाकात में प्रभावित हो गई थी। अरुणा एक अनाथालय चलाती थी जिसका नाम था आश्रय। उसी के विचारों से प्रभावित होकर राधिका भी अनाथालय से जुड़ी थी। जिस अनाथालय से अरुणा जुड़ी थी, उसी अनाथालय से राधिका भी जुड़ गई थी। अरुणा ने कुछ ही सालों में इतने अच्छे कार्य किए थे कि वह उस अनाथालय की संचालिका बन गई थी। राधिका भी वहां जाकर उस अनाथालय में छोटे बच्चों की देखभाल करती थी। ऐसा करके बहुत सुकून का अनुभव होता, क्योंकि राधिका के माता पिता भी एक कार एक्सीडेंट में उसके बचपन में ही गुजर गए थे। इसलिए बचपन से ही राधिका अपने दादा दादी के साथ रहती थी। लेकिन जैसे ही राधिका 20 साल की हुई, तो उसके दादा दादी भी छोड़कर चले गए और भगवान को प्यारे हो गए। इसलिए राधिका को जब भी खाली समय मिलता, वह इस अनाथालय में आ जाती और छोटे छोटे बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करती। इस अनाथालय की एक विशेषता थी कि इसमें सिर्फ महिलाएं ही काम करती थीं। इसलिए यहाँ आने में उसे कोई असहजता नहीं होती थी। राधिका खत को पढ़कर मेज पर रख देती है और मन ही मन मुस्कुरा देती है। उसको मुस्कुराते हुए देखकर महिमा काकी पूछती है, बेटा क्या कोई खुशी की बात है? तो वह महिमा काकी को खुश होकर बताती है कि उसकी सहेली अरुणा जी भारत वापस आ रही हैं। अभी राधिका और महिमा काकी आपस में बात ही कर रही थी। उसी समय महिमा काकी के पति राधे श्याम जी घर में प्रवेश करते हैं और बोलते हैं, राधिका बिटिया, मुझे तुमसे एक काम है। राधिका जैसे ही राधे श्याम काका को देखती है, तो वह उठकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, हाँ काका बताइए क्या काम है। राधे श्याम काका उसे बोलते हैं, पुत्र मुझे जो काम है वैसे तुम ही कर सकती हो। तब राधिका फिर से बोलती है, काका आप बताइए तो, अगर मैं कर सकती हूँ तो जरूर करूँगी। तब राधे श्याम काका बोलते हैं, बेटा मुझे एक बेटी गोद लेनी है। फिर राधिका राधे श्याम काका से चौंक कर बोलती है, काका आपके तो बेटे हैं, एक नहीं 2 बेटे हैं, फिर आप बेटी क्यों गोद लेना चाहते हैं? राधे श्याम काका बोलते हैं, बेटा मेरे दोनों बेटे बड़े हो गए हैं और वह काम की तलाश में बाहर चले गए और काम मिलने पर वह वहीं पर सेट भी हो गए। उन्होंने वहीं पर अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली। अब वह हमको देखने भी नहीं आते हैं कि उनके माता पिता जीवित हैं या मर गए। एक बार मैंने अपने दोनों बेटों को फ़ोन पर बुलाने की कोशिश की,
तो उनकी पत्नियों ने साफ साफ आने से मना कर दिया। अब मैं काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता हूँ और शाम को ही घर वापस आता हूँ। जब भी मैं घर वापस आता हूँ तो देखता हूँ तुम्हारी काकी उदास मन से बैठी रहती हैं। उनका तुमसे इतना लगाव है कि वह सुबह सुबह तुम्हारे घर आ जाती हैं और तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही मानती हैं। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद वह फिर से उदास हो जाती हैं। फिर इनका किसी भी काम में मन नहीं लगता है और मुझे भी काम के बाद घर पर आने से कुछ अधूरा अधूरा महसूस होता है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि एक बेटी को गोद जरूर लूँगा। फिर राधिका राधे श्याम काका जी की बात सुनकर कहती है, काका मुझे आपकी बात बिल्कुल सही लगी और आपकी सोच पर गर्व हो रहा है। अगर आपके जैसे ही सब लोग इस दुनिया में हो जाए तो कोई भी बच्चा अनाथ ना हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अपने अनाथालय से एक बच्ची को गोद जरूर दिलवा दूं। चलिए ये भी अच्छा हुआ, अभी अभी अरुणा जी भी विदेश से आ रही हैं, उनसे मैं आपकी बात कराती हूँ। अगर सब कुछ सही रहा तो आपकी यह ख्वाहिश जल्दी ही पूरी हो जाएगी। अब राधिका अनाथालय जाती है। वहाँ जैसे ही अंदर प्रवेश करती है तो सारे बच्चे खुशी से झूम जाते हैं क्योंकि वह उनकी प्रिय दीदी थी। सभी राधिका को बहुत ही प्यार करते थे। उसका स्वभाव भी ऐसा था कि वह बच्चों में एकदम घुल मिल जाती थी। इधर अरुणा जी भी विदेश से वापस आ चुकी थीं और वह भी अनाथालय में आती हैं। अरुणा जी को जैसे ही राधिका देखती है वह उनके गले से लग जाती है। अरुणा जी भी राधिका को बहुत पसंद करती थीं और वह राधिका से बोलती है, कैसी हो राधिका? तो राधिका कहती है, दीदी मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसी हो? दोनों का ऐसी ही बातचीत का सिलसिला चलता है। तो राधिका राधे श्याम काका की बात अरुणा जी को बताती है। वह आगे बोलती है कि वे लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, मैं उनको अच्छे से जानती हूँ। अरुणा जी जब राधिका की बात सुनती है तो वह बोलती है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उन दोनों लोगों को अनाथालय बुला लेना, जो भी जरूरी जानकारी होगी हम उनसे हासिल कर लेंगे और जो भी प्रक्रिया हमें करनी होगी वह हम कर देंगे। राधिका खुश होकर महिमा काकी और राधे श्याम काका को यह बात बताती है। तो अगले दिन महिमा काकी और राधे श्याम काका उसके साथ अनाथालय जाते हैं। फिर वह महिमा काकी से कहती है, ठीक है काकी, अब आप सभी बच्चों से बात कर लीजिए। कुछ समय के बाद महिमा काकी जी आती हैं और राधिका से बोलती है, बेटा हमने बहुत सोच समझकर एक फैसला लिया है। काकी की बात सुनकर राधिका के मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह उनका फैसला जब सुनती है तो उसे यकीन नहीं होता कि संसार में ऐसे भी लोग हैं। वह काकी से बोलती है, लेकिन वह बच्ची तो काकी पैर से अपाहिज है। महिमा काकी जिस बच्ची को गोद लेने की बात कर रही थी वह वही बच्ची थी जो सड़क पर गुब्बारे बेच रही थी और जिसको राधिका लेकर अपने अनाथालय आई थी। बीच में ही अरुणा जी भी बोलती है, देखिए मैं आपको सही सही बता देती हूँ, इसके पैर खराब हैं, यह विकलांग है। तब महिमा काकी राधे श्याम काका की तरफ देखती हैं, लेकिन राधे श्याम काका भी हाँ में सर हिला देते हैं और फिर अपनी बात सभी के सामने रखते हैं कि हमें चैलेंज पसंद है। आसान जिंदगी तो सभी जीते हैं, लेकिन कुछ अलग करना इस समाज में बहुत जरूरी है। तब अरुणा जी बोलती है, जैसी आपकी मर्जी। तब महिमा काकी और राधे श्याम काका जी उस बच्ची को लेकर अपने घर आ जाते हैं और उस बच्ची का बड़े ही प्यार से नाम रखते हैं सिया। अब तो महिमा काकी के घर में जगह जगह पर खिलौने बिखरे रहते। घर में सन्नाटे की जगह चारों तरफ चिल्लाने की आवाज आती है। अब तो महिमा काकी भी बिजी रहने लगे और सिया के साथ अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब उनके पास इतना भी समय नहीं रहता कि वह राधिका के घर जाकर उसकी कुछ मदद करें।
इधर राधे श्याम जी भी थक हार कर अपने घर आते तो सिया उनसे काका काका कहकर पैर में लिपट जाती। कहते हैं ना कि बच्चे प्यार के भूखे होते हैं। महिमा काकी और राधे श्याम जी ने सिया को इतना प्यार दिया कि वह अपने सारे दुख भूल गई। बेजान जैसे घर में भी जैसे जान आ गई हो। अब वह अपने बेटे बहू को याद नहीं करते, बस सिया के आसपास ही घूमते रहते। लेकिन महिमा काकी की राधिका के साथ फोन पर बात होती रहती। वह सिया के बारे में सब कुछ बताती रहती कि सिया यह शैतानी करती है और वह करती है, और बता बता कर खुश होती थी। राधिका भी अपनी तरफ से उनसे फोन पर बात करती रहती। वह जब भी फोन पर बात करती तो महिमा काकी बड़ी ही खुशी खुशी से उसे बताती कि सिया को डांस का बड़ा ही शौक है। ऐसा करते हुए लगभग 10 साल बीत गए। पता ही नहीं चला सिया कब बड़ी हो गई। इधर राधिका की भी शादी हो गई और उसके भी बच्चे हो गए, पर कुछ नहीं बदला। वह था महिमा काकी और राधिका के बीच में फोन करने का सिलसिला। वह सिया के बारे में ढेर सारी बातें राधिका को बताती। राधिका को लगता कि वह भी सिया के साथ साथ ही बड़ी हो रही है। सिया इस समय कक्षा 11 में पढ़ रही थी। इधर काम के सिलसिले में राधिका ऑफिस में कुछ काम कर रही थी कि तभी महिमा काकी का फोन उसके पास आता है और काकी बड़ी खुशी से उसे बताती है, राधिका बिटिया, सिया ने आज जिले में बेस्ट डांसर का अवार्ड जीता है। अब इसका दूसरा कंपटीशन दूसरे प्रदेश में है। राधिका को भी सिया की बात सुनने में बहुत मजा आता था और उसे बहुत खुशी भी होती थी कि सिया का जीवन एक सुरक्षित हाथों में है। और सिया का जो डांस के प्रति लगाव और झुकाव था, उसने उससे कई पुरस्कार जीते भी थे। फिर एक रोज राधिका को पता चला कि 15 अगस्त के अवसर पर सिया को पुरस्कृत किया जाएगा। उसे कथक में सर्वश्रेष्ठ डांसर का अवार्ड मिला है, जो कि उसे मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाएगा। अब तो चाहे कोई भी न्यूज चैनल हो, सोशल मीडिया हो, सब तरफ सिया का नाम था। तभी कहा जाता है ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज सिया ने भी साबित कर दिया कि उसने अपनी विकलांगता को अपने आत्मविश्वास से हरा दिया। आज राधिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो लड़की ठीक से चल भी नहीं पाती थी, वह इतनी बड़ी डांसर कैसे बन गई। उसने कैसे उस शरीर से सामान्य लड़कियों को पराजित किया होगा, जबकि वह खुद एक पैर से अपाहिज है। राधिका की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। राधिका को अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि जिस लड़की को वह सड़क से लेकर आई थी, आज उसने जो कारनामा कर दिया, उसे देखकर आज सभी लोग दंग हैं। आज सिया ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान अपने मन में ठान ले तो वह मुश्किल से मुश्किल काम को कर सकता है। असल में जब सिया छोटी थी तो वह एक दिन देश विदेश की फेमस कथक डांसर डॉक्टर कमलावती को टेलीविजन पर डांस करते देख रही थी और उनको डांस करते देखकर सिया उनसे इतनी प्रभावित हुई कि उसने मन ही मन ठान लिया कि वह भी एक दिन उनके जैसी ही डांसर बनेगी। उसने श्रीमती कमलावती जी को अपना आदर्श मान लिया था। सिया जब भी डांस करते करते गिर जाती तो उसकी महिमा काकी और राधे श्याम काका उसका हमेशा हौसला बढ़ाते और उसे फिर से उठ खड़ा होने में मदद करते, और उसके टीचर भी उसके इस उत्साह में उसको प्रोत्साहित करते। इस तरीके से सिया की सफलता के पीछे उसकी महिमा काकी और राधे श्याम काका और उसके शिक्षकों का बहुत बड़ा हाथ था। कुछ दिनों बाद राधिका ने अपनी महिमा काकी को फोन लगाया। हेलो महिमा काकी, कैसी हो आप? उधर से आवाज आती है, बिटिया मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? ऐसी ही बातों का सिलसिला चल पड़ा तो महिमा काकी बीच में बोलती है कि मशहूर डांसर कमलावती जी सिया को पुरस्कृत करना चाहती हैं। तब राधिका बोली, हाँ काकी, उस दिन मैं भी वहाँ जरूर आऊँगी, आप सिया को बता देना। तब महिमा काकी कहती हैं, बेटा यह सब तुम्हारे कारण ही हुआ है।
तब राधिका महिमा काकी की बात काटते हुए कहती है, मेरी वजह से नहीं काकी, यह सब आपकी और राधे श्याम काका के त्याग और मेहनत की वजह से मुमकिन है। नहीं तो आजकल कोई भी पराए बच्चों को इतना प्यार कौन देता है। और प्यार की तो दूर की बात है, उनके साथ इतनी मेहनत करना किसके बस की बात है। आपने तो दुनिया में एक मिसाल कायम कर दी है। फिर राधिका महिमा काकी से आगे बोलती है, काकी आपने तो हमारे अनाथालय का नाम रोशन कर दिया है। तब महिमा काकी रोते हुए राधिका से बोलती है, राधिका बेटा, यह तो ईश्वर का हम पर रहम है, जो इतनी प्यारी सी बेटी हम लोगों को दी, जिसको पाकर हम सभी लोग धन्य हो गए। फिर वह भी दिन आ गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। सिया को पुरस्कृत किया जाना था। राधिका को आगरा के लिए निकलना था, लेकिन अचानक गांव से उसके ताऊजी इलाज के लिए आ गए। राधिका ने अपने ताऊजी और ताईजी को सिया के बारे में बताया और उसकी फोटो भी दिखाई और उसकी खबरों को भी सुनाया। सिया की फोटो जैसे ही उसकी ताईजी ने देखी तो वह उसे देखकर चौंक गईं और अपने ख्यालों में गुम हो गईं। ताईजी को इस तरह ख्यालों में डूबा देखकर राधिका ताईजी से बोली, ताईजी आप किस ख्यालों में खो गईं? मुझे भी तो बताइए। तब राधिका की ताईजी राधिका से बोली, बेटा यह लड़की तो मुझे कमलावती जी की बेटी लगती है। तब राधिका अपनी ताई से बोली, अरे नहीं ताईजी, यह हो ही नहीं सकता, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। फिर राधिका ने अपनी ताईजी को कमलावती जी की फोटो तथा उनका परिवार नेट पर सर्च करके दिखाया। यह हमारे अनाथालय की ही बच्ची है। लेकिन राधिका यह देखकर दंग थी कि कमलावती जी तो उसकी ताई के गांव की ही थी। जब कमलावती जी के पास पैसा और रुतबा आ गया तो वह उस गांव को छोड़कर दूसरी जगह चली गई। कमलावती जी के पहले से ही 3 बेटियां थीं। वह यह देखकर दंग थी कि कमलावती जी की तीनों बेटियों से सिया की शक्ल बहुत ज्यादा मिलती थी। यह सब देखकर राधिका आश्चर्य भरी निगाहों से अपनी ताई जी की ओर देखने लगी। उसे भी हैरानी हो रही थी, क्या वास्तव में ताई जी जो बोल रही है वह सत्य है? उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह तो बस इतना जानती थी, वह उस बच्ची को सड़क पर से उठाकर लाई थी और उसको अनाथालय में छोड़ दिया था। वहां से महिमा काकी और राधे श्याम काका ने उसका बड़े ही लाड़ प्यार से पालन पोषण किया था। राधिका की ताई जी उससे बोलती है, बेटा मैं तुम्हें समझाती हूँ। राधिका, तुमको याद होगा एक बार तुम हमारे गांव में आई थी। जिस दिन तुम उस गांव में आई थी उस दिन वहां भयंकर आंधी तूफान और चारों तरफ पानी ही पानी था। वहां लगभग 15 दिन से लगातार बारिश ही हो रही थी और इंसान को डरा देने वाला अंधेरा वहां छाया हुआ था। सारे गांव में अंधेरा पसरा हुआ था। कहीं दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। लग रहा था वहां कोई बासिंदा ही नहीं है, पर पास ही एक मकान में हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। फिर उस घर से जोर से बच्चे की रोने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर तुमने मुझसे पूछा भी था, ताई जी यह बच्चा किसका रो रहा है? इतने में ही उस घर से आवाज आई, फिर से लड़की हुई है। चारों तरफ खामोशी छा गई और कुछ मिनटों के बाद ही उस बच्चे की रोने की आवाज भी बंद हो गई। क्योंकि हमारा घर उससे लगा हुआ था, इसलिए हमें आवाजें स्पष्ट सुनाई दे रही थीं। राधिका अपनी याददाश्त पर थोड़ा जोर डालती रही। उसे ताई जी की बातें अब धीरे धीरे याद आ रही थी। तुम मुझसे जब यह बात पूछ ही रही थी तभी तुम्हारा किसी का कॉल आ गया और तुम कॉल पर व्यस्त हो गई। फिर मैं भी तुम्हें बताना भूल गई और तुम भी किसी काम से बिजी होने के कारण गांव से वापस चली गई। उन्होंने फिर आगे बताया कि उस दिन मेरी सहेली कमलावती जी के एक बच्ची हुई थी, जो कि आजकल एक मशहूर डांसर है, जिनकी बात अभी तुम कर रही हो। जब वह बच्ची का जन्म हुआ तो वह पैर से अपाहिज थी और कमलावती जी के पहले से ही 3 बच्चियां थीं
और कमलावती चाहती थी कि उनकी सभी बेटियां डांसर बने और उन्हें अपने नवजात बच्चे को एक नर्स को दे दिया। नर्स का नाम शायद सरला जी था। गांव वालों को जब पता चला कि कमलावती ने ऐसा किया है तो उनके सवालों से बचने के लिए कमलावती जी ने गांव छोड़ दिया। एक अपाहिज बच्ची की परवरिश करने से अच्छा उन्होंने गांव छोड़ना ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि कमलावती हमारी पड़ोसन ही थी और उनसे हमारा ज़्यादा घुलना मिलना भी था। तो कमलावती ने मुझे सारी बात बताई। मैंने कमलावती को समझाया भी कि वह ऐसा ना करे, लेकिन कमलावती एक बहुत ही महत्वाकांक्षी औरत थी। उसने मेरी बात नहीं मानी और वह गांव छोड़कर चली गई। यह सब सुनकर राधिका को लगा कि उसके पैरों तले तो जमीन खिसक गई। राधिका की ताई जी आगे बोलती हैं, भाग की विडंबना भी तो देखो, जिसे वह अपने डांस की सबसे बड़ी दुश्मन मानती थी। उस अपाहिज बच्ची की परवरिश करने के लिए उसे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। उसी लड़की ने उसका नाम रोशन किया। उसकी तीनों लड़कियां जिन्हें वह डांसर बनाना चाहती थी, उनका इंटरेस्ट बिल्कुल भी डांस में नहीं था। राधिका बिना पलक झपकाए अपने ताई जी को देखे जा रही थी। उसे तो मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने किसी ऊंचाई से फेंक दिया हो। फिर ताई जी ने पूछा, राधिका बेटा, क्या तुम्हें कमलावती जी का नंबर मिल सकता है? राधिका ने तुरंत ही नेट पर सर्च करके फ़ोन लगाया। फ़ोन कमलावती जी ने उठाया। राधिका ने जब ताई जी का जिक्र किया तो उनका नाम सुनते ही उन्होंने कहा, मेरी बात कराओ। अब तो मानो राधिका को काटो तो खून नहीं। उसने ताई जी को बात करने के लिए फ़ोन दिया। ताई जी लगभग उनसे आधा घंटे तक बात करती रहीं। मैंने अभी तक सिया के बारे में जो भी बातें अपनी ताई जी को बताई थीं, ताई जी ने वे सभी बातें कमलावती जी को बता दी। ताई जी ने जैसे ही फ़ोन रखा तो वह राधिका से बोली, बेटा, सिया कमलावती जी की ही लड़की है। राधिका ने अरुणा जी को फ़ोन किया। अरुणा जी को सारी बात बताई तो अरुणा जी भी बोली, मैं भी कमलावती जी को जानती हूँ। यह घटना मैंने भी सुनी है, क्योंकि कमलावती जी की जो बहन थी वह मेरी सहेली थी और उसने सारी घटना के बारे में मुझे भी बताया था। मेरी सहेली ने भी कमलावती जी को खूब समझाया था कि वह अपनी बच्ची के साथ ऐसा ना करें, लेकिन कमलावती जी ने एक ना सुनी। अब अरुणा जी और राधिका यह बातें जान चुके थे कि सिया कमलावती जी की बेटी है। तब अरुणा जी बोली कि कमलावती भी इस समारोह में होंगी और वे ही सिया को पुरस्कार भी देंगी। उनको तो पता ही नहीं होगा कि वह उनकी बेटी है। तब राधिका बोली, ऐसा कुछ नहीं, कमलावती जी जान गई है कि सिया उनकी बेटी है। तब उसने अपनी ताई जी की और कमलावती जी की सारी बातें अरुणा जी को बता दी। राधिका की बात सुनकर अरुणा जी दंग रह गई। हे भगवान, परसों क्या होने वाला है? राधिका, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अब कुछ नहीं हो सकता, परसों ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तब अरुणा जी कहती है, हाँ राधिका, तुम ठीक ही कह रही हो। अब जो भी होगा वह ईश्वर की ही मर्जी होगी। अच्छा राधिका, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। चलो हम सभी मिलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। वह दिन भी आ गया जब कमलावती जी अपनी बेटी सिया को पुरस्कृत करने वाली थीं, पर सिया इन सब बातों से अनजान थी। वह अपनी दुनिया में मस्त थी। आज तो मानो सिया के पैर जमीन पर ही नहीं रख रहे थे। उसको जिसने अपना आदर्श माना था, उसी के हाथों से उसे पुरस्कृत होना था। इसके साथ ही उसने दुनिया में एक मिसाल भी कायम की थी कि अगर कोशिश की जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं है। अब तो सिया अपने स्कूल की रोल मॉडल बन गई थी। अब सभी का इंतजार खत्म हुआ और हॉल में चारों तरफ चहल पहल थी। चारों तरफ कुर्सियों को अच्छे से रखा गया था। चीफ गेस्ट और परिवार के लोगों को बैठने की अलग व्यवस्था थी। स्टेज फूलों से सजा हुआ था। तरह तरह के फूल लगाकर एक बहुत ही बढ़िया स्टेज बनाया गया था। लेकिन राधिका और अरुणा जी की धड़कनें तेज हो रही थीं। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि सिया को जब पता चलेगा
कि कमलावती जी ही उसकी सगी माँ है, तो उस पर क्या बीतेगी। सरला काकी और राधेश्याम काका जी भी आ गए थे। हॉल में उनके लिए बैठने की एक अलग व्यवस्था की गई थी, क्योंकि सिया के माता पिता के रूप में वे ही तो थे। हॉल में कमलावती जी प्रवेश करती हैं। उनके प्रवेश करते ही हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। सारे चीफ गेस्ट आ गए हैं। कमलावती जी भी आ गई थी। उन्होंने जैसे ही राधिका की ताई जी को देखा तो उनकी ओर देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दी। यह प्रोग्राम अपने निर्धारित समय पर शुरू हो गया। एक एक करके सभी विजेताओं के नाम घोषित किए जा रहे थे। जैसे ही सिया स्टेज पर गई तो तालियों की गड़गड़ाहट से सारा हॉल गूंज उठा। सिया को पुरस्कृत करते हुए कमलावती जी की आंखें नम हो गईं। सिया को देखकर हाथ जोड़कर कमलावती जी हॉल के सभी लोगों से विनती करते हुए बोलती है, मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि सिया के खून में ही नृत्य की कला दौड़ रही है और यह प्रेरणा उसे मुझसे ही मिली है, क्योंकि सिया और कोई नहीं, मेरी ही बेटी है। आज मुझे गर्व हो रहा है इसे अपनी बेटी कहते हुए। मैं अपने किए के लिए सभी से माफ़ी मांगती हूँ। और रोते हुए सिया के सामने हाथ जोड़कर कमलावती जी बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दो। वह सिया के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। लेकिन बच्ची मुझे माफ़ कर दो। आजा मेरी बच्ची, मुझे गले से लगा ले। रोते हुए कमलावती जी बोले जा रही थी, लेकिन सिया तो भावना शून्य होकर उन्हें देखे जा रही थी। सारे रिपोर्टर्स, मीडिया वाले उसी की तरफ दौड़ पड़े। सिया ने आवाज दी, महिमा काकी, राधेश्याम काका, कहाँ है आप? काका काकी, क्या आप मेरी इस खुशी में मुझे गले भी नहीं लगाएंगे? महिमा काकी और राधेश्याम काका दौड़कर स्टेज पर गए और अपनी बेटी सिया को खुशी से गले से लगा लिया। फिर सिया ने घूरकर कमलावती जी से कहा, कौन माँ किसकी माँ? मेरे माता पिता तो सिर्फ महिमा काकी और राधेश्याम काका जी हैं। आप मेरी आदर्श तो हो सकती है, लेकिन माँ कभी नहीं। मैडम, आप तो माँ के नाम पर कलंक हैं। ऐसा बोलते हुए सिया अपनी महिमा काकी और राधेश्याम काका के साथ स्टेज से उतर जाती है और पीछे भी मुड़कर नहीं देखती है। कमलावती जी उसे एक तक देखते ही रह जाती हैं। उधर सिया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी गेट के बाहर निकल जाती है। इधर कमलावती जी रोते ही रह जाती हैं और ईश्वर से अपने किए की माफ़ी मांगती हैं। राधिका और अरुणा जी यह सब देखकर दंग रह जाती हैं, लेकिन मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा करती है कि सिया को एक अच्छे माँ बाप की छत्र छाया मिली। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।